नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बंगाल में खेला शुरू हो चुका है। आज बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास देसी बमों की बौछार हुई। अर्जुन सिंह ने टीएमसी और बंगाल पुलिस पर क्या लगाया है बड़ा आरोप। बम अटैक को लेकर चुनाव आयोग से क्या शिकायत करने वाली है बीजेपी, और बंगाल में अब कहां मिले हैं जिंदा बम। बंगाल में हो रहे खूनी खेला और चुनाव से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 बंग युद्ध में। बंगाल चुनाव अब खूनी चुनाव होता जा रहा है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम से हमला किया गया। अर्जुन सिंह के घर के पास बदमाशों ने 14 देसी बम फेंके। धमाके में 3 लोग घायल हुए हैं। अर्जुन सिंह बंगाल में बैरकपुर से सांसद हैं। बम अटैक के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों के मुताबिक बम अटैक में उनके बच्चों की जान भी जा सकती थी। पुलिस ने बदमाशों को खुली छूट दे रखी है। बम अटैक को लेकर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी और बंगाल पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। अर्जुन सिंह ने कहा कि जेल से छुड़ाकर लाए गए टीएमसी के गुंडों के जरिए बम अटैक करवाया गया। टीएमसी बमबाजी से बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है। टीएमसी के गुंडों पर बंगाल पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही। बंगाल सांसद अर्जुन सिंह के घर बम अटैक पर बीजेपी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। मुकुल रॉय ने टीएमसी पर बम अटैक का आरोप लगाया है। बंगाल की चुनावी हिंसा पर बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष पहले से ही खेला होबे बोल रहा है। आज सांसद अर्जुन सिंह के साथ तो खेला शुरू भी कर दिया। 8 चरणों के चुनाव में फिलहाल इतनी हिंसा है तो आगे क्या होगा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने कई जिंदा बम बरामद किए हैं। ये बम मल्हादरपारा और कृष्णसैल में बाल्टियों में रखे गए थे। बम मिलने से पूरे गांव में डर का माहौल है। लोगों की सूचना के बाद मुर्शिदाबाद पुलिस ने बम को जब्त कर लिया है और जांच में जुट गई है। ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हमले के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के सामने हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आज बंगाल और असम में पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली चल रही है। इसके बाद असम के करीमगंज में पीएम मोदी दोपहर 3 बजे बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। टीएमसी के संस्थापक सदस्य और सांसद शिशिर अधिकारी पीएम मोदी की कांथी रैली में बीजेपी में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनके पिता शिशिर अधिकारी 24 मार्च को बीजेपी ज्वाइन करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक्टिव होंगे। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी आज उम्मीदवारों की एक और लिस्ट करेगी जारी। असम में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा कब? क्या तमिलनाडु में पलानीस्वामी लगाएंगे हैट्रिक? चुनावी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 इलेक्शन रिपोर्ट। बंगाल इलेक्शन के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में बंगाल के अंतिम 4 चरणों के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए। इस बार बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में खास रणनीति अपनाई है। आज शाम तक बंगाल इलेक्शन के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी होगी। इस लिस्ट में भी 3 सांसदों के नाम शामिल होने की अटकलें हैं। बीजेपी सांसद मुकुल रॉय, शांतनु ठाकुर, जगन्नाथ सरकार भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम ममता बनर्जी आज पश्चिम मेदिनीपुर में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में आज उनकी 3 रैलियां हैं। फिलहाल अमलासुली में दीदी की जनसभा है। इसके बाद केशरी और कलीकुंडा में भी ममता बनर्जी रैलियों को संबोधित करेंगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने चुनाव प्रचार के लिए नए इलेक्ट्रिक चुनावी रथ को लॉन्च किया है, जिससे वो खुद चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान दिलीप घोष ने ममता पर हमला करते हुए कहा कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक बंगाल में हिंसा खत्म नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 और 20 मार्च को असम में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 दिनों के इस दौरे में राहुल गांधी असम में 1 दर्जन से ज्यादा छोटी बड़ी सभाओं और रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अब तक ज्यादा समय दक्षिण के राज्यों में लगा रहे थे। असम चुनाव को लेकर बीजेपी नेता हेमंता बिश्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि असम जैसे राज्य में आप सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि असम में सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए पहचान बहुत अहम मुद्दा है। बीजेपी नेता ने कहा कि विभाजन के दिनों से ही असम घुसपैठ की समस्या से लड़ता रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने असम में कांग्रेस के सहयोगी AIUDF पर करारा हमला किया। पार्टी के लिए प्रचार करते हुए योगी ने असम में घुसपैठियों को बसाने के लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। असम को राष्ट्रवाद के नायक शंकर देव की धरती बताते हुए यूपी के सीएम ने कहा कि उन्हीं के कारण यह भूमि बच पाई है, वरना कांग्रेस के षड्यंत्रों से यहाँ घुसपैठियों का कब्जा हो जाता। तमिलनाडु के तिरुवरूर में AIADMK नेता और राज्य के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने ट्रैक्टर पर रैली निकाली। नालीलम विधानसभा क्षेत्र में अपने इन चुनावी अभियान के दौरान पलानीस्वामी ने दावा किया कि उनकी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है।
तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुथुर में चुनाव आयोग की एक टीम ने एक शख्स से 3 करोड़ 21 लाख रुपए बरामद किए हैं। आयोग की टीम ने जब उससे पैसे का हिसाब किताब मांगा तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आयोग को आशंका है कि ये पैसे चुनाव में गलत तरीके से इस्तेमाल के लिए थे। इधर देश में कोरोना की बढ़ी रफ्तार, किन राज्यों में कोरोना कहर ढाने लगा है, संक्रमण से बचाव के लिए यूपी सरकार की नई गाइडलाइन क्या है। कोरोना से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 किलर कोरोना में। देश में कोरोना के नए केस ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 35,871 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 23,179 मामले महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गई है। देश में 24 घंटे में 172 संक्रमितों की मौत हुई है। केरल और पंजाब में 24 घंटे में 2-2 हजार से ज्यादा मामले आए हैं। कर्नाटक में भी 1200 से ज्यादा नए केस आए हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1122 नए मामले आने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। अहमदाबाद में आज से लोकल बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। गेमिंग जोन, जिम और स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। यूपी में कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को कोरोना जांच होगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। लक्षण दिखने पर RT-PCR जांच भी की जाएगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आगाह किया कि देश कोरोना की नई लहर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में हमें कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल की जरूरत है। गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीन एक हथियार है, लेकिन ये तभी प्रभावी होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे। टेस्टिंग, आइसोलेशन को लेकर हमारी जो पॉलिसी थी वो बहुत जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है। वे वैक्सीन मैत्री पहल पर संसद में विपक्ष के देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के आरोपों का जवाब दे रहे थे। जयशंकर ने कहा कि भारत ने 150 देशों को PPE किट समेत कई दवाओं की सप्लाई की है। राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मास्क न लगाने वालों पर जोर शोर से चालान काटा जा रहा है। TV9 भारतवर्ष ने जब इसकी पड़ताल की तो लोग अजीब अजीब बहाने बनाते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन ले ली है तो कुछ ने कहा कि उन्हें सांस की परेशानी है। दरअसल दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपए का चालान है। लुधियाना में नाइट कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ जगहों पर देर रात तक सड़कों पर लोग दिखे। पूछने पर किसी ने इमरजेंसी का काम तो किसी ने खाना खाने के लिए निकलने की बात कही। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बेवजह सड़कों पर घूमता नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन कलेक्टर और SDM पुराने शहर की सड़कों पर खुद उतरे और कोरोना गाइडलाइंस को अनदेखी करने वालों को एक चालान काटे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था के बीच दुकानें भी बंद रही। अफसरों ने कहा कि आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के अनुसार बाजार, मॉल, सिनेमाघरों में बिना मास्क के एंट्री पूरी तरह से रोक दी गई है। सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों के शामिल नहीं हो सकते। 65 से ज्यादा उम्र के लोग और 10 वर्ष से कम के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। वाजी पर महाराष्ट्र में नया सियासी भूचाल क्या है? बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात क्यों? नोएडा में प्राइवेट नौकरियों में 40% आरक्षण का फैसला क्यों? राष्ट्र और राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। मुंबई में एंटीलिया केस की वजह से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। इसी के चलते पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देर रात PM मोदी, अमित शाह और JP नड्डा से मुलाकात की। शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने महाराष्ट्र के ताजा सियासी हालात पर चर्चा की। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया है। उनकी जगह हेमंत नगराले अब मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। परमवीर सिंह को होमगार्ड में शिफ्ट किया गया है। बीजेपी ने दबाव में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। शिवसेना कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप को सरासर गलत बताया। उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह रावत के महिलाओं की फटी जीन्स पहनने को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया है। तीरथ ने देहरादून में हुए एक कार्यक्रम में फटी जीन्स पहनने पर महिलाओं के संस्कारों पर सवाल उठाए। इस बयान के बाद CM तीरथ सिंह रावत सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। कांग्रेस और आप ने तीरथ सिंह रावत के इस बयान की कड़ी आलोचना की। हरियाणा में मनोहर सरकार ने अत्याधुनिक खेल विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई है। खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव में देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान बताया गया है। यूपी सरकार ने भी प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घोषणा की है कि प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 40% आरक्षण दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और कुख्यात बदमाश आदिल के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। ईस्ट गाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस एनकाउंटर में आदिल को पुलिस की कई गोलियां लगी हैं। इस बदमाश की पुलिस को कई दिनों से तलाश थी।
दिल्ली के केशवपुरम इलाके में ओला कैब में आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक इस वैगनॉर कार से धुआं निकलने लगा और फिर देखते ही देखते ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत यही है कि इस कार में अग्निकांड के वक्त कोई मौजूद नहीं था। गुजरात के वडोदरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने तीसरी और चौथी मंजिल में फंसे 17 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला, तो वहीं कुछ मरीजों को सीढ़ी के जरिए भी नीचे उतारा गया। हादसे में एक भी मरीज घायल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस ओवरब्रिज की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 28 यात्री घायल हो गए। यात्री बस सागर से इलाहाबाद जा रही थी तब यह हादसा हुआ। 32 सीटर बस में करीब 100 लोग सवार थे। चीन को घेरने के लिए कब हो रही है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी और एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात? चीन पड़ोसी देशों से वाटर वॉर के लिए क्या तैयारी कर रहा है और क्या इमरान को घेरने के लिए बना विपक्ष का गठबंधन टूट जाएगा? चीन और पाकिस्तान की नापाक चालों से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन शुक्रवार को भारत आ रहे हैं। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात होगी। डोभाल और ऑस्टिन के बीच मुलाकात के दौरान चीन की आक्रामकता के साथ हिंद महासागर में उसकी नकेल कसने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स में बड़ा बदलाव किया है। एयर मार्शल जहीर अहमद सिद्धू को पाकिस्तान का नया एयरफोर्स चीफ बनाया जा रहा है। 19 मार्च को जहीर अहमद कमान संभालेंगे। इमरान को सत्ता से हटाने के लिए बना विपक्षी दलों का गठबंधन पीडीएम अब टूटता हुआ दिख रहा है। विपक्ष ने 26 मार्च को होने वाला लॉन्ग मार्च स्थगित कर दिया है। इसके पीछे की वजह विधानसभा से एक साथ इस्तीफे को लेकर पीपीपी और पीएमएल नवाज का मतभेद है। पाकिस्तान में किसान संगठनों ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि 31 मार्च को इमरान खान के खिलाफ उनका ट्रैक्टर मार्च नहीं चलेगा। किसान बड़ी तादाद में अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इमरान के खिलाफ हल्ला बोल प्रोटेस्ट करेंगे। चीन अब सीधी लड़ाई के बजाय वाटर वॉर की नीति अपना रहा है। चीन ने तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियों पर अपनी विस्तारवादी नीति शुरू कर दी है। चीन ने सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग जैसी प्रमुख नदियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों को प्रभावित कर सके। गलवान में भारत के साथ झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों का अपमान करने वाले चीन के बड़े कारोबारी के बेटे की बीजिंग पुलिस तलाश कर रही है। कारोबारी के बेटे पैनरुई ने पिछले साल सोशल मीडिया में गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों के लिए अपमानजनक पोस्ट लिखा था। अमेरिका जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद चीन ने दोनों देशों को खुली धमकी दी है। चीन ने कहा कि जापान और अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देना तुरंत बंद करें। हिंद प्रशांत महासागर में चीन अपनी घेरेबंदी से तिलमिलाया हुआ है। साउथ चाइना सी में ताइवान अमेरिका की मदद से अपनी सैन्य तैनाती और युद्धपोतों की संख्या बढ़ा रहा है। चीन जिस हिस्से को अपना बता रहा है उस हिस्से को ताइवान अपना बता रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा कि वहां जल्द ही ताइवान का कब्जा होगा। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर यूरोपीय यूनियन ने चीनी अधिकारियों की यूरोप दौरे पर बैन लगा दिया है। 30 सालों में ईयू ने पहली बार चीन पर ऐसा सख्त कदम उठाया है। चीन ने इस फैसले को तनाव बढ़ाने वाला बताया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।